आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि समरकंद में एससीओ समिट के दौरान कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दो सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को नजरअंदाज किया। और इनमें एक हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये शक्तिशाली भारत की नई कूटनीति है जिसके तहत मोदी ने शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता को भी ये बता दिया कि चीन भले ही अपने आप को दुनिया की सुपर पावर मानता हो, लेकिन भारत अपनी सीमाओं पर किसी भी जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री मोदी समरकंद पहुंचे तो इस दौरान उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनका शानदार स्वागत किया। लेकिन इससे पहले जब व्लादिमीर पुतिन उज्बेकिस्तान आए तो उन्हें रिसीव करने के लिए न तो वहां के राष्ट्रपति पहुंचे और न ही वहां के प्रधानमंत्री, यानी पुतिन का बड़ा ठंडा स्वागत हुआ। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 बड़े मुद्दों पर दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने क्या कहा है, यह भी देख लीजिए उसके 5 पॉइंट्स। पहला, यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से जो ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ है और इससे दुनिया की जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई है उसमें सुधार के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, कोविड की महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सभी देशों को एक साथ आकर काम करना जरूरी है। तीसरा, भारत दुनिया में छाए अनाज संकट से निपटने के लिए बहुत गंभीर है और मदद भी करेगा। चौथा, आज दुनिया में अच्छा और किफायती इलाज मिलना मुश्किल है और इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सभी देशों को एक दूसरे से सहयोग बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर इन मुद्दों को न सिर्फ प्रमुखता से उठाया बल्कि इनका समाधान भी अन्य देशों को बताया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और एससीओ के देश चाहें तो भारत उन्हें अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही वो ये कि भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। और ये बात शायद चीन के राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि फिलहाल चीन अपने आप को दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बताता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुनिया में गहराए अनाज संकट को दूर करने का भी उपाय बताया है और ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अच्छे और किफायती इलाज की समस्या को दूर करने के लिए भी दुनिया को भारत आने का न्योता दिया है। यानी अगर किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वो भारत आए। उन्होंने कहा कि भारत मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है और अब तो भारत पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत आगे निकल गया है। आंकड़े भी बताते हैं कि मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए भारत दुनिया का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। वर्ष 2020 में जहां 1,82,000 लोग अपना इलाज कराने के लिए भारत आए थे, वहीं 2021 में यह तादाद बढ़कर 3 लाख के पार चली गई और 2022 में वेलनेस टूरिज्म के लिए 7.5% जो है बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। वैसे आज इस समिट में ग्रुप फोटो को लेकर भी काफी विवाद हुआ, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री मोदी नेताओं की पंक्ति में आखिरी छोर पर खड़े हुए थे। हालांकि इससे पहले भी जब इस समिट का आयोजन हुआ है तब भी मोदी पंक्ति में आखिरी छोर पर ही खड़े होते थे। पहले भी पुरानी तस्वीरें आज आपके लिए निकाली हैं। असल में भारत 2017 में इस संगठन में शामिल हुआ था, इसलिए ऐसा किया जाता है कि जो नए देश जो होते हैं उन्हें अलग अलग छोर पर आखिर में खड़ा किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत नए देश हैं जो इसके नए सदस्य बने हैं, इसलिए एक छोर पर नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं, अगर आप वो तस्वीरें दोबारा देखेंगे तो, और दूसरे छोर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए हैं। और होता यह है कि हमारे ही देश में कुछ विपक्षी पार्टियों ने और नरेंद्र मोदी के विरोधियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि वो दूसरे छोर पर खड़े हुए हैं इसका मतलब यह है कि उन्हें इस समिट में महत्व नहीं दिया गया। जबकि ये जो पोजीशनिंग होती है खड़े होने की, ये प्रोटोकॉल के हिसाब से होती है। और पिछली बार जब नरेंद्र मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे तब भी वो इसी छोर पर खड़े हुए थे। अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसकी वजह से दुनिया भर के खेल प्रेमी आजकल बहुत निराश हैं, और वो खबर है मशहूर टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर का संन्यास। फेडरर का कहना है कि उन्होंने 24 साल तक टेनिस खेला, लेकिन आज जब वो संन्यास ले रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो 24 साल 24 घंटे के जैसे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि फेडरर ने टेनिस खेलने के लिए स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था, यानी वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। और उस समय उन्होंने अपने पिता से कहा था कि वो अपने खेल के प्रति
100% समर्पित रहना चाहते हैं और इसलिए वो स्कूल जाकर पढ़ नहीं सकते, यानी उनके और टेनिस के बीच में स्कूल भी नहीं आ सकता। एक और बात, फेडरर की मां खुद एक शानदार टेनिस खिलाड़ी थी, जिसकी वजह से वो इस खेल को बचपन से ही बहुत पसंद करने लगे थे। कुछ और तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, दुर्लभ तस्वीरें। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में 12 साल के रॉजर फेडरर एक बॉल बॉय की भूमिका में थे। वर्ष 1992 से 93 के बीच इस शहर में जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट्स हुए, उनमें से ज्यादातर में फेडरर ने एक बॉल बॉय का काम किया, जिसमें वो खेल के मैदान में खेल के दौरान बॉल उठाकर खिलाड़ियों को दिया करते थे। उनके बचपन की एक तस्वीर खास तौर पर आपके लिए निकाली है, जब वो एक बॉल बॉय हुआ करते थे। रॉजर फेडरर दुनिया के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके आंकड़े ही उनके महानता के बारे में बता देते हैं। उन्होंने 24 साल के अपने करियर में 1500 से ज्यादा मैच खेले, जिनमें 1251 मैचों में उन्होंने जीत हासिल की। इसके अलावा वो टेनिस की दुनिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बने जो लगातार 317 हफ्तों तक टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे, यानी वर्ल्ड नंबर 1 रहे। इसके अलावा 36 साल की उम्र में जब ज्यादातर खिलाड़ी टेनिस खेलना छोड़ देते हैं, इतनी ताकत, स्टेमिना नहीं बचता शरीर में, तब उस उम्र में उन्होंने 2018 में टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी बनकर दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। और सबसे बड़ी बात, रॉजर फेडरर अमेरिका के मशहूर टेनिस खिलाड़ी पीट सैम्प्रास को अपना आदर्श मानते थे। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने आदर्श को ही, यानी पीट सैम्प्रास को ही पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2009 में जब उन्होंने विंबलडन टूर्नामेंट जीता, तब उनके कुल ग्रैंड स्लैम्स की संख्या 15 हो गई, जबकि पीट सैम्प्रास अपने करियर में 14 ग्रैंड स्लैम ही जीत पाए थे। इससे यह सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति को आप अपना आदर्श मानते हैं, आप अगर पूरे परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ मेहनत करते जाएं, तो एक दिन अपने आदर्श से भी आगे निकल सकते हैं।